हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्टडी इजी लर्निंग। हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे जो है बीपीएससी असिस्टेंट प्रारंभिक परीक्षा जो 28 अप्रैल 2023 को हुई थी, तो उसके क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। और फ्रेंड्स इसमें से जो है काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, तो आप लोग जो है इसको एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें उसको हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया था। तो जो भारत का नेपोलियन कहा गया था ये समुद्रगुप्त को कहा गया था। ठीक है, यहाँ पे इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। तो चलिए इसमें जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको आप जो है यहाँ से याद कर लीजिएगा। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने भी उसे भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। समुद्रगुप्त की विजयों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि आर्यावर्त, आटविक राज्य, दक्षिण भारत के राज्य, सीमांत राज्य एवं गणराज्य। तो इसमें हमको ये भी ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो हरिसेन थे। ठीक है, ये भी पूछ देता है कि हरिसेन जो है वो किसके दरबारी कवि थे, तो ये जो है आप लोग याद रखिएगा। आगे है, स्कंदगुप्त के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना हुड़ों की पराजय है। तो स्कंदगुप्त के समय जो है हुड़ों की पराजय हुई थी। स्कंदगुप्त के समय में सौराष्ट्र काठियावाड़ का प्रांतीय शासक पर्णदत्त था। उसने गिरनार की प्राचीन सुदर्शन झील की फिर से मरम्मत कराई थी। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता था। तो ये जो था उपयुक्त सभी, यानी कि प्रशासक, व्यापारी और बौद्ध साधु, ये तीनों जो है वो मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे। चलिए इसका जो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म और कला संबंधी जानकारी के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज कृत इंडिका के अवशिष्ट अंश तथा अशोक के अभिलेख महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मौर्य काल में गंगा द्रोणी क्षेत्र में भौतिक संस्कृति का तेजी से विकास हुआ। बुद्ध काल में उत्तरी काली पॉलिश के मृदभांडों की जिस संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे के द्वारा वहन किए जाते थे। तो ये जो खर्चे हैं ये काश्तकारों के द्वारा वहन किए जाते थे। किसके द्वारा? काश्तकारों के द्वारा। नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे काश्तकारों द्वारा वहन किए जाते थे। कृषि और सिंचाई के विकास के लिए फिरोज शाह तुगलक ने राज्य के खर्चे से नहरों का निर्माण किया था। सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक की नहर प्रणाली का विस्तृत वर्णन याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में वर्णित है। तो ये भी पूछता है कि तारीख ए मुबारक शाही किसकी पुस्तक है, तो ये जो है याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई 5 प्रमुख नहरें निम्नलिखित हैं। तो पहली जो नहर है वो यमुना नदी से हिसार तक 150 मील लंबी उलूग खानी नहर इसको बोलते हैं। ठीक है, उलूग खानी नहर। जो दूसरी नहर है वो सतलज से घग्गर तक 96 मील लंबी, ये है रजवाही नहर। रजवाही नहर। तीसरी जो नहर है वो सिरमौर की पहाड़ी से हांसी तक। चौथी नहर घग्गर से फिरोजाबाद तक। पांचवी नहर यमुना से फिरोजाबाद तक। तो ये जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई 5 नहरें हैं, तो आप लोग इसका नाम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसने लिखी थी। तो जो आईने अकबरी है वो अबुल फजल ने लिखी थी। ठीक है, अबुल फजल ने लिखी थी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे। आईने अकबरी अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई थी। यह पुस्तक मुगल शासक अकबर के प्रशासन से संबंधित है। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है। अकबरनामा के 3 भाग हैं, जिनमें से तीसरे भाग को आईने अकबरी कहते हैं। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हेनरी बेवरिज द्वारा किया गया था। अबुल फजल का जन्म 14 जनवरी 1551 को आगरा के पास हुआ था। बदायूनी अब्दुल कादिर की सबसे महत्वपूर्ण किताब मुंतखाब अत तवारीख थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, मुंतखाब अत तवारीख किसकी पुस्तक है, तो बदायूनी अब्दुल कादिर की सबसे बड़ी सबसे महत्वपूर्ण किताब थी। मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखित पुस्तक तबकात ए नासिरी थी। ठीक है, तबकात ए नासिरी थी।
तो फ्रेंड्स ये सब जो बुक दिए हुए हैं ये मिलान करने के लिए आ जाते हैं, तो आप लोग ये ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये सारे पूछे हुए हैं एग्ज़ाम में, जो भी नाम इसमें दिए गए हैं बुक के। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन इसमें का जो है वो देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था, तो कब लागू किया गया था? तो ये 1793 में लागू किया गया था। ठीक है, कब? 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था। तो ये भी पूछता है कि किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और कहाँ पे लागू किया था? तो बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या की थी? तो ये जो है लॉर्ड मिंटो ने की थी। ठीक है, लॉर्ड मिंटो ने की थी। चलिए इसका हम लोग जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखते हैं। लॉर्ड मिंटो के अनुसार 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को एक महान जीत है। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, यानी सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था, में नरमपंथियों और अतिवादियों के बीच मतभेद आधिकारिक हो गए। उग्रवादी चाहते थे कि लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन नरमपंथी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष सूरत में आयोजित सत्र के अध्यक्ष बने थे। लॉर्ड मिंटो के काल की सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के साथ 1809 ईस्वी में की गई अमृतसर की संधि थी। तो ये भी याद रखिएगा कि अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में हुई थी और मिंटो के काल में हुई थी। और किसके साथ हुई थी? तो पंजाब के महाराज रणजीत सिंह के साथ हुई थी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है। 1793 की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली ने कंपनी को नियमित आय प्रवाह सुनिश्चित किया। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था तत्कालीन ब्रिटिश भारत की लगभग 19% भूमि पर लागू की गई। सर्वप्रथम यह व्यवस्था बंगाल में लागू की गई। व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों से मालगुजारी के रूप में एक निश्चित आय हमेशा के लिए निश्चित कर ली जाती थी। जमींदार किसान से वसूले गए लगान का 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा करता था तथा शेष 1/11 भाग अपने खर्च, परिश्रम और दायित्व के लिए अपने पास रख लेता था। तो ये भी पूछता है कि कितना जो है भाग वो जमा करता था और कितना भाग अपने पास रख लेता था। तो ये दोनों भी आप लोग याद रखिएगा इसको। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जो है दादा भाई नौरोजी ने। इसका आंसर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया में धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो किस में किया था? इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया में भी धन के निष्कासन सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया। दादा भाई नौरोजी को भारत के वयोवृद्ध पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी के बाद RC दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री इन इंडिया में इसका उल्लेख किया। गोपाल कृष्ण गोखले बनारस अधिवेशन 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ये भी याद रखिएगा कि जो बनारस अधिवेशन 1905 हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिए 1905 में उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। वह महादेव गोविंद रानाडे द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक सभा पत्रिका से भी जुड़े थे। 1908 में गोखले ने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की। उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द हितवाद की शुरुआत की। तो फ्रेंड्स इसमें काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, आप इसको ज़रूर करिएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिवीजन हो जाएंगे यहीं से। तो चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। इसमें है विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो ये था कृष्णदेवराय। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय। राजा कृष्णदेवराय विजयनगर का महानतम शासक था। इसका कार्यकाल 1509 से 29 ईस्वी तक था। यह तुलु वंश का शासक था। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेवराय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। उसने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यद, क्या नाम था? अमुक्तमाल्यद। ये भी पूछता है कि कैसा ग्रंथ था? तो ये तेलुगु ग्रंथ है। या विश्ववितीय की रचना की।
उसकी यह रचना तेलुगु के 5 महाकाव्यों में से एक है। कृष्णदेवराय ने संस्कृत भाषा में एक नाटक जाम्बवती कल्याण की रचना की थी। कृष्णदेवराय की 1529 ईस्वी में मृत्यु हो गई। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। तो ये भी पूछता है कि बाबर ने जो है किसको भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है, तो ये है कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता स्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी। यह किसने कहा? तो यह जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया था। बर्नी ने तारिक ए फिरोज शाह का इतिहास और फतवा ए जहांदारी की रचना की। आमिर खुसरो की प्रमुख रचनाएं मसनवी किरानू सादैन, मल्लोल अनवर, शिरीन खुसरो, मजनू लैला, आइने सिकंदरी, हश्त विहिश है। अमीर खुसरो तबले का आविष्कार किया था। हसन निज़ामी और फ़ख ए मुदब्बिर कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। तो कौन थे? हसन निज़ामी और फ़ख ए मुदब्बिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा गया था? तो ये जो है सभी हैं इसमें, यानी कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी, तीनों जो है वो षड्यंत्रकारी संगठन इनको कहा गया था। चलिए अब इनका जो है एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं यहाँ पे। इसमें कह रहा है दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसे षड्यंत्रकारी संगठन कहा गया है। आर्य समाज का उद्देश्य वेदों यानी कि सबसे पुराने हिंदू धर्म ग्रंथ को सत्य के रूप में फिर से स्थापित करना है। आर्य समाज में मूर्ति पूजा का विरोध, पशु बलि, श्राद्ध, जन्म के आधार पर जाति का निर्धारण, न कि योग्यता के आधार पर अस्पृश्यता, बाल विवाह, तीर्थ यात्रा, पुजारी पद्धति और मंदिर प्रसाद की पूजा का विरोध किया जाता है। मैडम एच.वी. ब्लावास्की और कर्नल M.S. ओलकॉट के नेतृत्व में पश्चिमी लोगों का एक समूह जो भारतीय विचार और संस्कृति से प्रेरित थे ने 1875 में न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये भी पूछता है कि कहाँ पे की थी? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में की थी। 1882 में उन्होंने अपना मुख्यालय भारत में मद्रास के बाहरी इलाके अड्यार में स्थानांतरित कर दिया था। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है भारतीय संविधान से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है। तो यह है 14 वर्ष, यानी कि भारतीय संविधान जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है। तो संविधान यानी कि 86वां संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 क ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 21 क और RTE अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। RTE अधिनियम के शीर्षक में निःशुल्क और अनिवार्य शब्द सम्मिलित है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? तो इनमें जो है विधानसभा का सदस्य, इनका जो है प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक का निर्वाचन मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपतीय निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुरूप किया जाएगा और ऐसे निर्वाचन में गोपनीय मतपत्रों द्वारा मतदान किया जाएगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति को निर्वाचित किए जाने हेतु निर्वाचक गण में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। तो इसमें जो है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ठीक है, सदस्य होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का। इसमें भारत में संविधान संशोधन द्वारा किया जा सकता है। तो ये जो है संसद के द्वारा किया जा सकता है। चलिए इसका जो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के भाग 20 का
संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियाँ प्रदान करता है। संविधान में संशोधन की 3 पद्धतियाँ हैं, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन। अनुच्छेद 368 के अधीन रहते हुए संविधान संशोधन विधेयक उसी प्रक्रिया के पारित किए जाते हैं, किंतु यदि संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में विरोध है तो गतिरोध दूर करने हेतु संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का किसने विरोध किया था? तो ये जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण राजनीतिक दलों के आलोचक थे, इसलिए उन्होंने पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों के साझेदारी का विरोध किया था। वे दल विहीन लोकतंत्र के समर्थक थे। तो किसके समर्थक थे? दल विहीन लोकतंत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है? तो ये जो शक्ति है ये भारतीय संसद के पास है। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी शक्ति संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। आगे देखते हैं, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साधारणतः प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है। तो ये महानगरों के, ठीक है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ये साधारणतः महानगरों के प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है। नगर निगम की स्थापना महानगरों में की जाती है। सन 1688 में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हुई थी। तो भी पूछता है कि जो प्रथम नगर निगम की स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो मद्रास में हुई थी। और कब हुई थी? 1688 में। उसके बाद दूसरा नगर निगम 1726 में बॉम्बे और तीसरा जो है वो कलकत्ता में बना था, ठीक है। नगर निगम को विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत के राज्यों जैसे गोवा और महाराष्ट्र में महानगर पालिका, गुजरात में महानगर सेवा सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में प्रारंभ किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था? राजस्थान में किया गया था, ठीक है, राजस्थान में। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के, नागौर नाम ही दे देता है, जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। नीचे देखते हैं, भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। भारत में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था। इसके लागू होते ही भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ग्राम स्तरीय पंचायत और प्रखंड ब्लॉक स्तरीय पंचायत और जिला स्तरीय पंचायत, ये जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब इसका जो है हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी सिफारिश में जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, जिसे पंचायती राज कहा गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था 3 प्रकार की है, ग्राम स्तरीय पंचायत, प्रखंड या फिर ब्लॉक स्तरीय पंचायत और जिला स्तरीय पंचायत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर का क्वेश्चन। बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, यह किसने कहा है? तो यह जो है रजनी कोठारी ने कहा है, रजनी कोठारी। आज़ादी के बाद भारत में बहुदलीय प्रणाली होते हुए भी 1952 से 1964 के काल में कांग्रेस के केंद्र व राज्यों में राजनीतिक वर्चस्व के कारण भारतीय विद्वान रजनी कोठारी ने इसे कांग्रेस प्रणाली की संज्ञा दी। इस काल को मॉरिस जोन्स ने एक दलीय प्रभुत्व की संज्ञा दी। 1970 में रजनी कोठारी की एक किताब प्रकाशित हुई जिसका शीर्षक था भारत में राजनीति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
कोठारी के मुताबिक आज़ादी के पहले और उसके बाद कांग्रेस खुद को देश की आधिकारिक प्रवक्ता और बदलाव के ताकतवर एजेंट के तौर पर पेश करने में कामयाब रही थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख। भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान कैसा है? तो ये जो है एक मूल संविधान है। भारत का संविधान एक मूल संविधान है। भारत का संविधान मूल रूप से लिखित संविधान है जो कई देशों के संविधानों से प्रेरित है। संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में अनेक देशों की संवैधानिक व्यवस्था के लक्षणों को समाहित करने का प्रयास किया है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव, ये भी पूछता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो B.N. राव ने अनेक देशों की यात्रा की और वहाँ की राजनीतिक संस्थाओं के कार्यक्रम का निरीक्षण किया, इसलिए कभी कभी इसे उधार का थैला भी कहा जाता है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि किस भारतीय राज्य ने 1967 से 70 में खनिज उत्पादन में करीब 32.33% के तौर पर अग्रणी स्थिति बना ली थी? तो ये बिहार है। ठीक है, बिहार है। 1969-70 के दौरान बिहार खनिज उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता था तथा इस दौरान इसकी अग्रणी स्थिति थी। खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। वर्ष 2000 के पश्चात बिहार से झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार का खनिज उत्पादन में स्थान नहीं रह गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है J.N. टाटा ने सिंहभूम में किन दो नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की थी? तो ये स्वर्णरेखा और खरकई, स्वर्णरेखा और खरकई। J.N. टाटा के द्वारा सिंहभूम में स्वर्णरेखा नदी तथा खरकई नदी के संगम लोहे और इस्पात कंपनी की स्थापना की थी। भारत में लौह इस्पात या स्टील उद्योग की प्रथम सफल इकाई की स्थापना स्वतंत्रता पूर्व 1874 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में हुई थी। 1907 में जमशेदपुर टाटा द्वारा जमशेदपुर में टिस्को इस्पात इकाई की स्थापना की थी। बोकारो इस्पात कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में चौथा इस्पात कारखाना है। यह सोवियत संघ के सहयोग से 1965 में प्रारंभ हुआ। आरंभ में इसे 29 जनवरी 1964 को एक लिमिटेड कंपनी के तौर पर निगमित किया गया और बाद में सेल के साथ इसका विलय हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं, 23वां। हरित क्रांति मुख्य रूप से सीमित थी, तो ये खाद्य फसलों तक सीमित थी। ठीक है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों HYVS को विकसित करने के उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन द्वारा किया गया, यानी कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो है वो MS स्वामीनाथन है। गैर खाद्यान्नों फसलों को नई रणनीति के दायरे से बाहर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का। भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तो ये उपयुक्त सभी, यानी कि नहरें, तालाबें, कुएं, ये तीनों जो हैं सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 1951 में भारत में कुल सिंचित क्षेत्र 22.6 मिलियन हेक्टेयर था, जो कि अब लगभग 68.4 मिलियन हेक्टेयर हो चुका है। भारत में सिंचाई के प्रमुख स्रोतों में प्रमुख रूप से नलकूप, तालाब, नहर, नदियाँ इत्यादि शामिल हैं। नलकूप सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है। तालाब सिंचाई मुख्य रूप से पूर्वी व दक्षिण भारत में प्रचलित है। तमिलनाडु के लगभग 19% भाग में तालाब सिंचाई ही प्रचलित है। नहर से देश के लगभग 26 भाग में सिंचाई होती है, 26% भाग में। भारत में विश्व का सबसे बड़ा नहर तंत्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन। विश्व में कौन सा देश अभी तक मिश्रित यानी कि संकर तकनीकी को अपनाने में वास्तविक रूप से सफल हुआ है? तो ये जो है इसका आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, इसका आंसर फ्रांस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? तो यह है सक्रिय ज्वालामुखी। इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका।
सामान्य प्रकार से ज्वालामुखी का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है: सक्रिय या जागृत यानी कि एक्टिव, सुषुप्त या निद्रित यानी कि डोर्मेंट, और मृत एक्सटिंक्ट। संसार के कुछ प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी हैं जैसे कि हवाई द्वीप का मौना लोआ, सिसिली का एटना और स्ट्राम्बोली, इटली का विसुवियस, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी, बर्मा का पोपा, अफ्रीका का किलिमंजारो, दक्षिण अमेरिका का चिम्बराजो, हवाई द्वीप का मिनाको और ईरान का कोह सुल्तान मृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर का क्वेश्चन। व्यापक दरिद्रता ज़्यादा देखी जाती है तो कहाँ पे? अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में। विश्व के सभी विकासशील देशों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या अधिक है, परंतु अफ्रीकन देशों में व्यापक दरिद्रता देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं तो ये कहाँ की हैं? भारत के दक्षिण क्षेत्रों में। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां दक्षिण क्षेत्रों की नदियां हैं। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। कौन? गोदावरी नदी। यह लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करता है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह भारत के उत्तर से पूर्वी भाग की ओर बहती है। यह लगभग 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कावेरी नदी दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा नदियों के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यह लगभग 805 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों से होकर बहती है। इसे दक्षिण गंगा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा पाई जाती है तो ये जो है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में। मुर्रा भैंस भारत की सर्वोत्तम भैंसों में से एक है जिसका जन्म स्थान हरियाणा राज्य का रोहतक जिला है। यह भैंस भारत के हरियाणा राज्य के रोहतक, जिंद, हिसार, झज्जर, फतेहाबाद, गुरुग्राम आदि जिलों एवं पंजाब राज्य में पाई जाती है। मुर्रा भैंस को हरियाणा में काला सोना भी कहा जाता है। मुर्रा भैंस का औसत दुग्ध उत्पादन लगभग 2000 लीटर होता है जो कि 320 दिनों तक दूध देती है। चलिए अब 30वां क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल की प्रतिशतता क्या है? तो ये है 22%। ठीक है, 22%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे प्रतिशत 22% है। भारत में गरीबी के स्तर का आकलन उपभोग और आय दोनों के आधार पर किया जाता है। साल 2014 में ग्रामीण इलाकों में 32 रुपये प्रतिदिन और कस्बों या शहरों में 47 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से गरीबी रेखा तय की गई थी। भारत में गरीबी से संबंधित समितियां हैं, ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछता रहता है कि कौन सी समिति किससे संबंधित है। तो अलग समिति जो कि 1979 में आई थी ये गरीबी से संबंधित है, और लकड़वाला समिति ये 1993 में आई थी, तेंदुलकर समिति 2009 में और अंगराजन समिति 2012 में। ये चारों जो समितियां जो है वो गरीबी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की जनसंख्या में भारत का स्थान किस देश के बाद आता है? तो ये जो है चीन। ठीक है, ये 2020 से पहले का पूछा है तो इसका आंसर चीन हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 2020 में भारत की आबादी चीन से कम थी। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार 1 जुलाई 2023 को भारत की आबादी 1.429 अरब हो जाएगी जो चीन से लगभग 30 लाख अधिक होगी। भारत 2023 के मध्य में दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। यह चीन की 1.42 अरब आबादी को 30 लाख से पीछे छोड़ देगा। चलिए अब आगे देखते हैं। योजना आयोग की स्थापना के साथ ही भारत में आर्थिक आयोग प्रारंभ हुआ था तो ये 1952 में हुआ था। 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन किया गया जो एक संविधानेतर निकाय है। 6 अगस्त 1952 में आर्थिक आयोजन के लिए राज्यों एवं योजना आयोग के बीच सहयोग का वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी नामक एक अन्य संविधानेतर संस्था का गठन किया गया और इस प्रकार भारत में आर्थिक नियोजन की विधिवत प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आगे देखते हैं। 1934 में
सर एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था लिखकर प्रारंभ किया, जिसे विश्वेश्वरैया प्लान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर का। भारत में मजदूर संघ आंदोलन स्थायी तौर पर स्थापित हुआ, तो कहाँ पे हुआ था? तो ये हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, भारत में मजदूर संघ आंदोलन स्थायी तौर पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुआ था। वीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, जिसे मजदूर महाजन संघ के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना 1920 में अहमदाबाद में हुई थी। चलिए फ्रेंड्स, अब 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया है? यह किसने लिखा है? तो ये जो है विपिन चंद्र ने लिखा है। 1880 से 1905 के मध्य विपिन चंद्र ने भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग में चित्रण किया है। विपिन चंद्र ने अपनी पुस्तक राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म में भारतीय राष्ट्रीय नेतृत्व की आर्थिक नीतियों के संबंध में वर्णन किया है। दादा भाई नौरोजी ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों का प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया है। इसके अतिरिक्त आरसी दत्त, महादेव, गोविंद रानाडे, दिनशा वाचा एवं जीएस अय्यर आदि ने भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक प्रभावों के शोषणकारी पहलुओं को उजागर किया था। दादा भाई नौरोजी द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई थी। चलिए अब 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान थी? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय। ठीक है, रेलवे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध के प्रयासों, मुख्य रूप से सैनिकों की आवाजाही, आपूर्ति और युद्ध सामग्री की सुविधा के लिए एक वास्तविक वरदान थी। भारत में 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से लेकर ठाणे तक 34 किलोमीटर लंबी दूरी के लिए चलाई गई है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? तो ये जो है दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। तो इसको हम लोग काफ़ी इधर पढ़ चुके हैं, आप एक बार जो इसका एक्सप्रेशन देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 में भारत में कौन से एकमात्र राज्य ने 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के उच्चतर अनुपात को दर्शाया था? तो ये केरल है। 2011 की जनगणना में केरल सबसे ज़्यादा लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 था। पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये उपयुक्त सभी, यानी कि अतिसार बीमारियाँ, आंत्र ज्वर और पैराटाइफाइड, ये सब जो है वो पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियाँ हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डायरिया, टाइफाइड और पैराटाइफाइड महत्वपूर्ण जल जनित रोग है। जल जनित रोग जैसे हैजा, पीलिया, पोलियो, पेचिस और अतिसार जैसी बीमारियां होती हैं। मुख्य रूप से इनका प्रसार पानी पीने, भोजन बनाने और कपड़े धोते समय संक्रमित जल के इस्तेमाल से होता है। भारत में कृषि सुधार शुरू किया गया था, तो कब किया गया था? कृषकों की सहायता के लिए किया गया था भारत में कृषि सुधार। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में कृषि सुधारों का मुख्य उद्देश्य कृषकों की सहायता करना था। समाज में भूमि का पुनर्वितरण, ताकि भूमि के कुछ लोगों के हाथों में न हो। छोटे और सीमांत किसानों के बीच अधिशेष भूमि का वितरण करने के लिए भूमि की हदबंदी, ग्रामीण गरीबी को दूर करना, बिचौलियों का उन्मूलन करना भारत में भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य है। 40वां क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। भारत में जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? तो ये जो है एक दशक। भारत में जनगणना का आयोजन 10 वर्ष पर किया जाता है। भारत में पहली गैर तुल्यकालिक जनगणना 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी, जबकि पहली तुल्यकालिक जनगणना 17 फरवरी 1881 को ब्रिटिश शासन के तहत WC प्रोडेन, भारत के जनगणना आयुक्त द्वारा करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मार्च 2023 से फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि FICCI महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो है शैलेश पाठक को नियुक्त किया गया है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाकी 42वां नंबर। 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो ये 128। 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 128 पुरस्कार प्रदान किए थे।
तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 43 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जीता है? तो ये स्पेन ने जीता है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के फाइनल में स्पेन ने कोलंबिया को हराकर खिताब जीता। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में कहाँ हुआ था? भारत में 11 से 30 अक्टूबर तक किया गया। भारत के 3 स्थानों भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम, मडगांव यानी गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और नवी मुंबई महाराष्ट्र के डीवाई पाटिल स्टेडियम में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के 32 फुटबॉल मैचों की मेजबानी की। फाइनल नवी मुंबई में खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर का। इसमें कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के 27वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP27 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये मिस्र में किया गया था। UNFCCC यानी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय का COP27 सम्मेलन 7 से 18 नवंबर 2022 के मध्य मिस्र के शर्म अल शेख से संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को प्रमुख संकट मानते हुए वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के साथ साथ क्षति के समाधान को आधिकारिक तौर पर एजेंडे में शामिल किया गया। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी सफलता हानि एवं क्षति कोष लॉस एंड डैमेज फंड्स की स्थापना के लिए विश्व समुदाय द्वारा आपसी सहमति व्यक्त किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्मार्ट समाधान चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार प्रदान करता है? तो ये जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो चलिए ये आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है? तो यह है गुलाबी हाइड्रोजन। ठीक है, गुलाबी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक रंगहीन गैस है। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन को गुलाबी हाइड्रोजन नाम दिया गया है। गुलाबी हाइड्रोजन का निर्माण इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से किया जा सकता है, जहां परमाणु ऊर्जा संयंत्रों द्वारा बिजली की आपूर्ति की जाती है। येलो हाइड्रोजन सोलर पावर का इस्तेमाल करते हुए वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया के जरिए येलो हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा पाना संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। किस राज्य में आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो यह है छत्तीसगढ़। दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ ने आरक्षण को 76% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है। विधेयक में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 32%, ओबीसी का 27%, अनुसूचित जाति का 13% और ईडब्ल्यूएस का 4% आरक्षण तय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग 48। चैत्य भूमि किस नेता का समाधि स्थल है? तो ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चैत्य भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। अन्य समाधि स्थल हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो जो राजघाट है ये महात्मा गांधी का जो है समाधि स्थल है। महाप्रयाण घाट जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। अभय घाट मोरारजी देसाई। किसान घाट चौधरी चरण सिंह और वीर भूमि राजीव गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिम्मेदार प्रगति पर सहयोग करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिम्मेदार प्रगति पर सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते का उद्देश्य कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, आपातकालीन प्रतिक्रियाओं, जलवायु पूर्वानुमान और इलेक्ट्रिक ग्रिड में सुधार के लिए एआई के उपयोग को गति देना और बढ़ाना है। चलिए 50वां क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप ने किस राज्य में भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो यह है महाराष्ट्र। इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। यह ठाणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने 30 जनवरी 2023 को राम भाऊ महालगी प्रबोधनी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप द्वारा आयोजित भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इसके 50 क्वेश्चन। अभी जो नेक्स्ट बचा हुआ है तो उसको जो है हम जो इसका सेकेंड पार्ट है उसमें करेंगे, क्योंकि काफ़ी जो है लंबा हो जाएगा तो इसको पढ़ने में फिर प्रॉब्लम होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको आप लोग ज़रूर एक बार देख के जाइएगा पेपर देने, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।